फ़खर दुरानी साहब, आप भट्टी साहब के सवालात का जवाब देना चाहते थे, पहले आप कर लें फिर भट्टी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। बिल्कुल अलीना, भट्टी साहब ने 3 सवाल उठाए हैं और मैं तीनों का जवाब देना चाहूँगा मुख्तसर करके। पहला उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो का नाम था ECL पे था या नहीं था, 20 दफ़ा जो परमिशन का ये मेरे भाई कह रहे हैं, तो उनका नाम जनवरी 2019 में गालबन ECL में था, लेकिन फिर मार्च 2019 से लेके मार्च 2022 तक 20 दफ़ा मल्टीपल टाइम परमिशंस, यानी कभी 8 हफ्ते की, कभी 12 हफ्ते की, कभी 3 हफ्ते की ये परमिशंस दी जाती रही और उसके ऊपर वो ट्रैवल करते रहे। 20 ये जो दफ़ा दी गई है उसमें से जो शहजाद अकबर साहब जब ये एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर थे, उनके दौर में 6 दफ़ा परमिशन दी गई थी उनको ट्रैवल करने के लिए अब्राड। और ये वो टाइम है जब ये NCA के साथ भी बातचीत चल रही थी, मतलब एक मतलूब शख्स है जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरीज चल रही हैं, आप उनके साथ ही जो है वो ना सिर्फ ये कि परमिशंस दी जा रही हैं और फिर बरतानिया में देखा भी जा रहा था उनको एक साथ भी। तो एक तो पहले इनके सवाल का जवाब ये हो गया। दूसरा इन्होंने एक सवाल पूछा कि मुझे ये बताएं कि वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है या जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किधर हैं। तो उस पर ये अगर जजमेंट पढ़ें तो उसमें बाकायदा बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जब PDM की हुकूमत आई थी उन्होंने इसके लिए तहकीकात की और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। उसमें इन्होंने ये एक डिटरमिन किया कि ये जो NCA के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन थी, जितना भी एग्रीमेंट के हवाले से बातचीत और मुआहदा जो कुछ हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। इस पे मैंने शहजाद अकबर साहब से रब्ता करके उनका भी मौक़िफ़ लिया था कि ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, और वो जो इंक्वायरी कमेटी थी उसमें भी उन्होंने डिटरमिन करके यही कहा कि ये शहजाद अकबर साहब ही इसके ज़िम्मेदार हैं। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि बतौर हेड ऑफ़ ARU मैं ज़िम्मेदार नहीं था रिकॉर्ड कीपिंग का। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बाकायदा और लोग होते हैं, आप उनसे पूछें, मेरे पास कोई इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं थे। तीसरा सवाल ये पूछ रहे हैं भट्टी साहब के ये जो पैसा है वो सरकारी ख़जाने में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये जो भट्टी साहब का सवाल है इसका जवाब जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नोट सील्ड एनवेलप में था वो उसमें बाकायदा तौर के ऊपर वो उसका जवाब मिलता है। वो जो काबीना ने बग़ैर देखे मंजूरी दी थी सील्ड नोट की, उसमें ये बताया गया है कि बरतानवी हुकूमत ने या बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को बताया है कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है तो उसके अकाउंट में जाना चाहिए। तो ये भट्टी साहब का तीसरे सवाल का भी जवाब इसमें जो है वो उन्हीं सरकारी भट्टी साहब से जवाब भट्टी साहब चल जाता है। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अभी मेरे भाई उमर चीमा कह रहे थे कि इमरान खान तो दावा करते थे कि पैसे लाएंगे, और तो ये भाईजान ये पैसे बाहर से ही आए थे। वैसे बाय द वे ये जो डॉलर तो नहीं आए थे, पाउंड्स आए थे, बाहर से ही आए थे, और अब ये सरकारी खजाने का हिस्सा है। इधर से नहीं, मेरी बात सुन ले ना, बात सुन ले। इधर से नहीं गए थे जो आपने पनामा लीक्स आप जिनके मौजूद थे और इधर लीक की थी, इधर से नहीं गए थे। वर्जन आइलैंड में नहीं गए थे, कोई एवन फील्ड नहीं खरीदे गए थे, कोई सरे महल नहीं खरीदे गए थे, किसी वजीर आज़म ने हाइड पार्क खरीदे गए थे वैसे। दूसरी अब मेरी मैडम शेख आप बात नहीं सुने भाई, बात ही बात नहीं ना। एक मिनट जी, एक मिनट रुक जाइए जी। भट्टी साहब को पहले अपना आर्गुमेंट एस्टैब्लिश करने दें। मैं नहीं बोला ना, ये जो भट्टी साहब जरा टाइम कम रह गया ना, तो इसलिए सामने बैठे हैं मौजूदा पनामा लीक्स मेरे सामने बैठे हैं, जिनको ये बड़ी करप्शन नजर आ रही है कि जो इधर वापस पैसे आए और कौमी खजाने में चले गए, और जिनका अभी मनी ट्रेल ही कोई नहीं, उन पे आप ये बात ही नहीं करते। और वजीर आज़म यूसुफ गिलानी जिस वजह से नायल हुए उस पर भी बात नहीं करते स्विस हुकूमत को। दूसरी बात मैडम शेख, रिकॉर्ड ही मिसिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी वो फाइल पूरी लेके शहजाद अकबर साहब चले गए माशाल्लाह, तो फिर ये 14 साल की इस पे सजा सुनाई। तीसरी बात ये मैडम शेख के ये किसने कहा, मैंने इमरान खान से की ज़बानी यानी उनके अगर पिछले ट्वीट्स अगर आप पढ़ लें या उनकी गुफ्तगू पढ़ लें, वो तो बार बार कहते हैं कि हमने फैसिलिटेट किया था पैसा वापस लाने में। ये कहाँ से आ गया कि बयानिया ही गलत हो गया, तो वो उनका तल्लक ही कोई नहीं था, हुकूमत पाकिस्तान का तल्लक था। मैं तो पहले दिन कह रहा था एक हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान भी मुआहदा है, एक प्रॉपर्टी टाइकून और NCA के दरमियान मुआहदा है, और एक वो खुफिया डॉक्यूमेंट है जो काबीना से मंजूरी ली गई थी। तो ये इसको ट्विस्ट करना मेरा ख्याल है ये गलत है कि इससे कोई बयानिया उड़ गया तो फलाना उड़ गया। अच्छा। आपने सजा सुना ली, बिल्कुल ठीक है, और सजा सुनाए उनको भी जो वो कह रहे हैं मैं जब्त करके बैठा हूं 25 से 30 साल के लिए, 30 साल का सबूतों के साथ
जिन्होंने मुझसे फ़ायदे लिए, उनको भी सज़ा सुनाएं। प्रॉपर्टी टाइकून जो लेके आए हैं, एक इमरान खान को तो इसमें भी सज़ा सुना ली, एक दो और केस है उनमें भी सज़ा सुना लें, कोई हर्ज नहीं, बाकियों को भी सुनाएं। खैर चले आप जवाब ले लेते। ज़रा चीमा साहब कुछ कह रहे थे जी, वैसे तो ये उनके क्रेडिट पे जाता है मुअज्जद पनामा जी। उमर चीमा साहब नहीं, मुझे उसके हवाले से कोई नहीं है, और आइंदा भी कोई इस तरह की चीज आएगी तो वो करेंगे। असल में भट्टी साहब जो है ना, भट्टी साहब का मुझे लगता है कि जो ज्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इमरान खान के ट्वीट्स पढ़ते हैं और उधर से अंदाजा लगाते हैं कि बात किधर जा रही है। भाई मसला ये है, पैसे आए तो पैसे गए किसके पास? जिसके बारे में शक था कि इसके पैसे ये डर्टी मनी है, वो पैसे आपने उसको वापस कर दिए। नहीं कि अगर उसने किसी जगह पे जुर्माना देना है तो उसको ला के दे रहे हैं, तो पैसे तो उसको चले गए ना, पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं आए। भट्टी साहब ये बात जवाब ले लेना। भट्टी साहब का माइक खोल दें जी जरा। भट्टी साहब, चीमा साहब आ गए मुनाफे के साथ। किधर आ गए? खजाने में, सुप्रीम कोर्ट को सर। वो बंदा चोरी करे, और एक और भी है, वो भी पढ़ा है आपने, जो अहमद नूरानी साहब ने दी है, एक वो जो उनके दरमियान वो जो। सर सुन लेना, चीमा साहब का सवाल सुन ले जल्दी से, फिर आप जवाब दीजिए जी। चीमा साहब क्या मिसाल दे रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा चोरी करे और उसकी चोरी पकड़ी जाए, उससे पैसे रिकवर कर ले जाए, वो कहे यार इन पैसों का झगड़ा था ना, ये वहां आप नहीं रख सकते तो आप रख लें। अब आप समझते हैं कि ये इतना सादा मसला है कि चोरी पकड़ी जाए तो उसकी सजा नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? भट्टी साहब मेरे भाई, काश आप इमरान खान पर कभी इल्जाम लगा सकें कि उसने पैसे चोरी किए हैं, काश, और मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। सर नहीं, मेरा ख्याल है खान साहब पे चोरी करने के लिए इस वक्त तो सर वो तो एक सेपरेट मामला है, वो मेरा ख्याल है बिजनेस टाइकून के ऊपर इल्जाम है। उसने चोरी करके थोड़ी बार ले गया था और बाहर से उसके पैसे पकड़े गए थे, या उसने उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सका, या बारों बार सरे महल बेच दिया, इस तरह थोड़ी हुआ है मेरे भाई। उसकी किसी पनामा लीक्स में, किसी पेंडोरा लीक्स में, किसी सर वो चोरी के पैसे की जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस टाइकून के चोरी के पैसे की बात कर रहे हैं सर। तो वो आ गए ना मैडम शेख, पाकिस्तान ही आए ना, आप उस पे आपने सजा सुना दी। चले एक ये पॉइंट आ गया, दूसरा आप सुने के खान साहब के कहां पर मामला मसला है जी। चीमा साहब प्लीज मुख्तसर। देखिए खान साहब का ये है कि उन्होंने एक तो ये पैसे वापस लेकर आए, उसी बंदे को दे दिए, ठीक है, फिर उसके बदले में उन्होंने फेवर ली। और लीना मैं आपको बताऊं कि इनका ये मसला तो सामने आ गया है, और भी बहुत सारे मसले हैं। कई एक जगह पे प्रॉपर्टी टाइकून, कोई उन्होंने टैक्स एमनेस्टी के लिए अप्लाई किया, बेसिकली उनके काफी केसेस चल रहे थे टैक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, उन्होंने एमनेस्टी के लिए अप्लाई किया, बाद में उन्होंने एमनेस्टी ली ही नहीं, उनका मामला आगे चला गया बेनामी कमीशन के पास। उन्होंने एक कंपनी, इनकी बेनामी कंपनी का केस चल रहा था, मैं अभी एक कंपनी की बात कर रहा हूं, उसके जो एसेट्स थे वो 300 अरब के थे। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है ना, ये 60 अरब बनता है, वो 300 अरब का था। उस पे बेनामी कमीशन वालों ने नोटिस भेजा, पहला नोटिस भेजा, फिर बाद में अगली बात शहजाद अकबर बताएगा कि उनको बेनामी कमीशन वालों को किसने कहा कि आपने इस केस को फॉलो नहीं करना। कोई एक फेवर नहीं है, बहुत सारी फेवर्स हैं, ठीक है, उसके बदले में क्या फेवर लेते रहे हैं, ठीक है, ये जो अलकादर के अलावा भी बहुत सारी फेवर लेते रहे हैं, और ये तब से फेवर ले रहे हैं जैसे कि बिल्कुल पॉलिटिकली भी इतने कोई बहुत रेलेवेंट नहीं थे, उस टाइम से ये फेवर ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने फतवे दूसरे लोगों के बारे में देने होते हैं, दूसरों को करप्ट करार देना होता है, कभी अपने गिरबान में तो जान के देखें। सर मतलब मसलन के क्या फेवर लेते रहे, कुछ अगर आपके इल्म में है तो हमें बताएं। ये एक टाइम मैडम शेख मोहम्मद आए थे पाकिस्तान में, इनके उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस टाइम के जो इनके इंतजामात थे, उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी प्रॉपर्टी टाइकून की थी, उन पे काफी बोझ रहा खान साहब का। खान साहब उनको मुख्तलिफ टाइम पर तंग करते रहे हैं, और भी कई लोगों को करते रहे हैं। तो जब आप फेवर लेते हैं तो आप फेवर दे भी रहे होते, ठीक है। ये मामला इतने सादा नहीं होते कि वो इमरान खान का मुंह देख के तो वो कहते हैं कि हम इतने पैसे जो है निछावर करेंगे, आगे कोई ना कोई उनको रिटर्न मिल रहा होता है। मैं यही जानना चाहती थी कि खान साहब ने क्या फेवर लिया, और फिर ऑब्वियसली जो भी फखर कंक्लूडिंग कमेंट्स जी। अलीना मैं एक बात जवाब तो ले ले मैडम शेख। सर एक सेकंड रुक जाएं, फखर का कमेंट लेके फिर आपके पास ही आ रहे हैं।
फ़खर प्लीज़ मुख्तसर। बस एक और सवाल भट्टी साहब का, उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। भट्टी साहब ने कहा कौन सी उनकी कोई ऑफशोर कंपनी या बेनामी कंपनियाँ हैं। इमरान खान मेरा ख्याल है उन पायनियर्स में से हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनी बना के प्रॉपर्टी यूके में खरीदी थी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, और वो उसके बाद वापस नहीं लाए थे। वो जनरल मुशर्रफ के दौर में एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी, उसमें जाके इन्होंने वो डिक्लेयर किया था। तो ये जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, देखें उस तरह नहीं है, ये मामला इतने सीधे नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ये सारी चीज़ें साबित हो रही हैं कि ना सिर्फ ये कि PTI जो इमरान खान थे और जो उसके साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर थे वो बिल्कुल 100% इसमें इन्वॉल्व थे। खैर मैंने उनसे कल सवालनामा भी भेजा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया आज का कहा था, और मैंने फिर रिमाइंडर भेजा है ताकि उनका भी इस हवाले से ये जो डीड ऑफ जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके ऊपर उनका भी मौक़िफ़ आ जाए ताकि एक उससे वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा भट्टी साहब, साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब एक तरफ हैं, आप एक तरफ हैं। दो जुमलों में मुझे ऐसी दलील दे दें कि सबके ऊपर भारी पड़ जाए आपका जुमला, अगर मुमकिन है तो। पहली बात इमरान खान जिनको करप्ट कहता रहा, कोई उनके बारे में डाउट ही नहीं है कि वो करप्ट थे कि नहीं थे, वो आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैडम शेख कि जो मेरा भाई कह रहा है कि महातीर मोहम्मद के इंतजामात भी उन्होंने किए और फलाने किए, हमने भी बड़ी स्टोरियां सुनी हैं, ऑडियोज़ भी सुनी हैं और भी बड़ी चीज़ें सुनी हैं। और ये जो टैक्स यानी आप कितनी हुकूमत बेवकूफ़ है, 60 अरब लेके बैठ गई, 300 अरब को नहीं छोड़ा, तो बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़ाएं। आप जाहिर है उनके तो सारे धुल गए हैं, कम से कम इधर आए धोएं और इनको भी ये सारा कुछ करें। खुदा के लिए यार कसम से, वो 25-30 साल जिनके लिए आपको नहीं पता, उमर चीमा साहब आपको नहीं पता वो प्रॉपर्टी टैकून किन किन के फायदे क्या क्या लेते रहे। और यार वन हाइड पार्क की कभी बात कर लिया करो यार, सजा हो गई ना 190 मिलियन पाउंड में, तो आप वन हाइड पार्क भी कभी मुंह से निकाल लिया करो कि वो भी डबल कीमत पे बेचा गया है। क्यों बेचा गया है वो प्रॉपर्टी टैकून को, जो आप अभी कह रहे हैं कि वो कोई फ्री का लंच नहीं होता, तो ये फ्री का लंच कहां से आ गया? तो मेरे भाई उसको तो सजा हो गई, बाकियों को भी सजाएं दें जिन्होंने बचपन से इनसे फायदे लेते आ रहे हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सलीम साफी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स सर। मैं दिफा नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपको अपनी जो राय है वो दे रहा हूं। चलिए उनका मौक़िफ़ है, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन जी, जो भी है। सलीम साफी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स। मेरे भाई आप तो करप्शन के खिलाफ थे, अब वन वे स्टोरी चल पड़ी है। नहीं सब भट्टी साहब, फिर आप भी ये नहीं कह सकते क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं उनके सामने जो दस्तावेज हैं, सबूत हैं, उनकी राय उसके मुताबिक वो कायम कर रहे हैं उनके सामने, बाकी सारी दस्तावेजात गायब हो गई हैं। भट्टी साहब ये थोड़ा नाजायज हो जाएगा, अगर आपको आपकी ओपिनियन का राइट है तो फिर उनको भी है, और पैनल के ऊपर ये राय गालिब है। मैंने वो चुकन तो। अच्छा जी, सलीम साफी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट सर। आपने शुरू में उमर को ताना दिया पानामा का, अब पानामा तो शरीफों के खिलाफ था, उसमें तो शरीफ फंस गए, और अब आखिर में सब ये नसीहत कर रहे हैं कि भाई कभी उन पे भी तनकीद किया करें, कभी उनकी भी खबर लिया करें। तो ज़रा अपने उसमें भी देखें कि भाई इन बैठे हुए लोगों में से कौन ऐसा है जिसने शरीफों पे तनकीद नहीं की है, जिसने जरदारियों पे तनकीद नहीं की है, जिसने किसी और पे नहीं की है, इसी प्रोग्राम में भी और इस प्रोग्राम से हटकर भी। एब्सोल्युटली।